नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी 20 जुलाई 2025 को होने वाले लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेलगार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। हमने निर्धारित सिलेबस के हिसाब से पूरा थ्योरी कवर किया, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर किया और मैंने आपसे हजारों बार इसके लिए रिक्वेस्ट किया है कि 5 साल का पेपर आपको कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 बार लगा कर ही जाना है। ये आप यदि कर लेंगे तो आप 2025 में निश्चित रूप से प्रमोट होने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश सर्किल में पूछा था, हेडक्वार्टर तेलंगाना पोस्टल सर्किल लोकेटेड। मैंने आपको डिफरेंट सर्किल, उसके हेडक्वार्टर और कुछ एक सर्किल बताए जिसमें कि एक से ज्यादा जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र आता है। अगर हम बात करेंगे तेलंगाना की तो इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद। अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश का तो इसका हेडक्वार्टर विजयवाड़ा। अगर हम बात करेंगे केरल का तो इसका हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसका उत्तर ए करेक्ट था। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस मोबाइल पोस्ट ऑफिस? जब मोबाइल पोस्ट ऑफिस का हमने लाने को तय किया कि भाई हम मोबाइल पोस्ट ऑफिस बनाते हैं तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? तो पहला बोला है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस, कि हमें ग्राहक तक बैंकिंग सेवा देना है। ये पहला उसका उद्देश्य था। आईपीओ और स्टाम्प का पेशकश करना है, ये उसका दूसरा उद्देश्य था। या फिर फैसिलिटी लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरिया ऑफ सिटीज वेरियस टाइमिंग, या फिर फैसिलिटी एटीएम सर्विस। क्या सर्विस देना? कि देर से पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करना। कैसे? जैसे यदि कस्टमर ने समय खत्म होने के बाद उसने आर्टिकल पोस्ट करना है तो एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देके वो लेट पोस्टिंग की सुविधा मोबाइल पोस्ट ऑफिस से ले सकता है। बड़े मेट्रो सिटीज में इसकी सुविधा जो है वो दी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी है। फ्रैंकिंग मशीन डाक लेखों पर क्या दर्शाती है? फ्रैंकिंग मशीन की बात करेंगे, there is 2 type of franking machine. First is EFM, electronic franking machine, and currently used franking machine remotely managed franking machine, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होता है, जिसको कि 30 दिन में कम से कम एक बार जो है डायल करना पड़ता है। अगर हम दोनों में बेसिक डिफरेंसेस देखें तो देखिए, पहला जो था, जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमने क्या करना है कि अभी का जो फ्रैंकिंग मशीन है वो डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होता है, सारी चीजें जो है वो ऑटोमेट होती हैं। लेकिन जो EFM था वो उसके लिए कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल सर्वर से नहीं था, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो रिचार्जेस के लिमिट थे उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो बेसिक अंतर देखने को मिलता है कि EFM में हमने लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई देखा था, तो आप RM FM में असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर देखेंगे। तो देखिए, फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग कैसे करते हैं? जिनके पास लार्ज मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में आर्टिकल होता है तो वो पेमेंट आप पोस्टेज के लिए उपयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन है उसका प्रचलन जो है वो बंद ही हो चुका है। अंडर विच circumstances is the facility of prepayment of postage in cash available firm business establishment selected gazetted SSG पोस्ट ऑफिस? कि किस परिस्थिति में फर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठान में चयनित जो गजेटेड ऑफिसर हैं या HSG वाले जो डाकघर हैं वहां पर आर्टिकल के लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की सुविधा दी गई है। जैसे व्हेन पोस्टिंग लेस देन 50 आर्टिकल ऑफ सेम टाइप एंड वेट, व्हेन पोस्टिंग नॉट लेस देन 500 आर्टिकल, लेटर, ILC, पोस्ट कार्ड, unregistered parcel, when sending international parcel, when sending only registered parcel। तो प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की सुविधा जो है कब दी जाती है, मैं आपको बता देता हूं कि पत्र, अंतर्देशीय पत्र, कार्ड, इसके अलावा पोस्ट कार्ड, अनरजिस्टर्ड पार्सल के मामले में जब एक समय में भेजे जाने वाले आर्टिकल की संख्या जो है वो 500 होती है, तब हम इसकी सुविधा देते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
पोस्टिंग के समान नियमों के अनुसार पार्सल पर कितने दिनांक टिकटों की आवश्यकता होती है? बताइए। एटलीस्ट 1, 4, 2 या 3। कम से कम कितने डाक टिकट जो है एक आर्टिकल पर होने चाहिए? तो हमने क्या देखा था, एटलीस्ट 2 जो है डेट स्टाम्प उस आर्टिकल पर होने ही चाहिए। ये बात आपको पता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप नोट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्सप्रेशन करेंसी नोट अकॉर्डिंग्स टू रूल्स लेट डाउन पोस्टिंग ऑफ कॉइन? सिक्कों की पोस्टिंग के लिए निर्धारित नियम के अनुसार जो मुद्रा नोट शब्द आपने सुना है या पढ़ा है, उसके अभिव्यक्ति में किस प्रकार के नोट शामिल नहीं होते हैं? जब भी आप करेंसी नोट की बात करेंगे तो उस पर कौन सा नोट शामिल नहीं होगा? जैसे बैंक नोट, डिफेस नोट, फॉरेन करेंसी नोट या ओल्ड नोट, कौन से नोट शामिल नहीं होंगे? कौन सा जवाब करेक्ट होगा? बिल्कुल जो 6 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेस नोट। हमने आपको बताया था कि विरूपित नोट जो है इसके अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट अकम्पेन एन एप्लीकेशन रिकॉलिंग अल्टरिंग एड्रेस इंश्योर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल? बोला है कि किसी बीमाकृत, किसी पंजीकृत वस्तु का पता वापस लेना है या बदलना है तो उसमें आवेदन के साथ किस प्रकार की जानकारी जो है होनी चाहिए? ऑप्शन बोला है प्रेषक द्वारा एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन बी बोला है एक फोटोग्राफ देना पड़ेगा। डाकघर ने जो मूल रसीद कस्टमर को दी थी वो देना पड़ेगा। इसके अलावा प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई मूल रसीद जो है कस्टमर को देनी पड़ेगी। कौन सा जरूरी है कि डाकघर ने जो रसीद कस्टमर को दी थी, जब भी आप किसी आर्टिकल पर पता बदल रहे हैं या उसको रिकॉल कर रहे हैं, वापस निकलवा रहे हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सा चीज? अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट ग्रांटेड बाय पोस्ट ऑफिस, कि जो रिसिप्ट पोस्ट ऑफिस में दिया है उसी रिसिप्ट को दिखाना पड़ेगा, साथ में अटैच करना पड़ेगा, तभी वो दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द consequence if postal article repost after being open repost at place other than where it was delivered? क्या बोल रहा है कि यदि कोई आर्टिकल जो खोल दिया गया, खोलने के बाद जहां वितरित कर दिया गया है, उसके बाद इसे दोबारा पोस्ट किया जा रहा है, क्या परिणाम होगा? द आर्टिकल विल बी रीडायरेक्ट फ्री ऑफ चार्ज। इसके अलावा इट विल बी ट्रीटेड as a new postal article and charge posting according. Sender will reimburse for any additional charge. Post office bear redirection fee. हमने कंडीशन देखा था कि यदि किसी आर्टिकल को ओपन कर दिया गया है तो उसे नया आर्टिकल माना जाता है। इट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू पोस्टल आर्टिकल एंड चार्ज पोस्टेज अकॉर्डिंग, कि नए तरीके से हम उस पर पूरा चार्ज वसूल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, हाउ शुड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल इनक्लोज फॉर मेलिंग? जो तेज गंध वाली वस्तुएं होती हैं उनको भेजने का क्या पद्धति होता है? रैप्ड इन परफ्यूम बैग, इनक्लोज इन हर्मेटिकली सील्ड केस्ड इन अदर मेटल, इनक्लोज इन पेपर बैग, प्लेस इन अ प्लास्टिक बैग। कैसे हम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल को भेज सकते हैं? भेजने का क्या पद्धति होगा? तो इसे टिन या अन्य धातु के जो भी बॉक्स होते हैं उस पर हमें बंद करके भेजना पड़ता है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 10 नंबर का है। बोला है व्हाट क्लास मेल आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल एयर फी? फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड इज सैंपल पैकेट, थर्ड इज बुक पैकेट एंड लास्ट वन इज रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर।
बिना किसी अतिरिक्त हवाई शुल्क के भुगतान के बिना हवाई प्रसारण हम प्रथम श्रेणी के मेल को देते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। यूपीयू का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। इन कॉन्टेस्ट टू POG2 हाउ इज अनडिलीवर्ड मेल नॉर्मली रिटर्न बाय एयर, सरफेस, सी, कोरियर। POG2 के संदर्भ में डिलीवर ना होने वाले जो भी आर्टिकल होंगे उनको सामान्यतः हम सतही डाक के द्वारा रिटर्न करते हैं। ये बात आपको पता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नॉर्मली जो आर्टिकल अनडिलीवर्ड होते हैं और खास तौर से विदेशी आर्टिकल, उनको सतही डाक से ही रिटर्न किया जाता है। यदि उसके लिए भेजने वाला ये एप्लीकेशन देता है, इसके संबंध में रिक्वेस्ट डालता है तो और साथ में चार्ज देता है, तो उसके बाद ही उस आर्टिकल को हमने एयर की सुविधा जो है देनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट आइटम कैन बी ट्रांसमिटेड बाय स्मॉल पैकेट सर्विस? फर्स्ट ऑप्शन इज गिफ्ट आइटम फॉर सेलेबल वैल्यू सिंपल मर्चेंडाइज, उपहार के आइटम, बिक्री योग्य मूल्य वस्तुएं, इसके अलावा जो भी व्यापारिक नमूने होते हैं उनको, पर्सनल करस्पॉन्ड मतलब व्यक्तिगत पत्राचार हो गया, इसके अलावा पोस्टेज स्टाम्प, कैंसिल फॉर्म, जो डाक टिकट फॉर्म रद्द किए गए हैं उनको, इसके अलावा मॉनेटरी डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है लार्ज पैकेज, बल्कि आइटम। लास्ट ऑप्शन जो बोल रहा है फर्जाइल आर्टिकल हो गया, पेरिसेबल गुड्स हो गया या खतरनाक आइटम हो गया। स्मॉल पैकेट सर्विस में कौन सी चीजें प्रेषित की जाती हैं? विच वन इज करेक्टेड? देखिए स्मॉल पैकेट की जब भी बात करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वेट होगा वो 2 kg होगा। ये बात आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और इस पर जो भेजे जाने वाले आइटम हैं उस पर कोई भी गिफ्ट हो गया, कोई भी बिक्री योग्य वस्तु हो गया, व्यापारिक सैंपल हो गए, ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत भेजी जाती हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया है। काफी लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। What type of recording are admitted as literature for blind? कि जो रिकॉर्डिंग दृष्टिहीन के लिए साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाता है उसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग, ऑडियो बुक, साउंड रिकॉर्डिंग फॉर पर्सनल यूज, साउंड रिकॉर्डिंग सेंट बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका उत्तर होगा कि मान्यता प्राप्त संस्थान ही जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकता है। ऑप्शन डी 14 का करेक्ट है। अगला है 15 नंबर का। एज मेंशन इन POG2 व्हाट लैंग्वेज शुड एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म फिल रजिस्टर्ड आर्टिकल? जैसा कि डाकघर भाग 2 में बताया गया है, पंजीकृत वस्तुओं के लिए जो एडवाइस ऑफ डिलीवरी का फॉर्म होता है उसको हम किस भाषा में भरते हैं? इसको भरने के लिए हम रोमन अक्षर का उपयोग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है AR का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पर्पस इंडिकेशन AR ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल? टू सिग्निफाई एडवाइस ऑफ डिलीवरी, टू इंडिकेट एक्सप्रेस डिलीवरी, टू शो सेंडर एड्रेस, टू हाईलाइट इंश्योरेंस कवरेज। देखिए जब भी आप AR की छाप की बात करेंगे कि AR का मोहर जो है आपने किसी विदेशी आर्टिकल पर लगा दिया, इसका मतलब होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू पैकेजिंग फॉर इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस प्रिवेंट इंश्योर सेफ्टी? ठीक है, बाष्पीकरण को रोकने, सुरक्षा सुनिश्चित करने, संक्रामक पदार्थों की पैकेजिंग में कौन सा आइटम जोड़ा जाना चाहिए? जैसे बोला है हाइड्रोस्कोपिक सामग्री। ऑप्शन बी बोला है सूखे बर्फ का उपयोग कर सकते हैं।
गैर विषैले पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं या पानी का उपयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 88 है POG2 का, और आपको जाके एक बार रीड कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार आपको दिखा है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। कौन सा उत्तर करेक्ट है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ड्राई आइस जो है आपको बाष्पीकरण को रोकना है, सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तो संक्रामक पदार्थों की पैकेजिंग में उसे जोड़ना है। अगला है विदेश पार्सल के मामले में डिलीवरी न होने की सूचना मिलने पर प्राप्तकर्ता के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध होते हैं? इन केस ऑफ पार्सल, व्हाट आर ऑप्शन अवेलेबल टू addressee when receiving an advice of non-delivery? Notify addressee once more. Correct or complete the address. Deliver the parcel free of charge. All of the above. कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? जैसे हम प्राप्तकर्ता को एक बार और सूचना दे दें, पता को सही और पूरा करें, पार्सल की निःशुल्क डिलीवरी करें, या उपरोक्त में से सभी। ये सभी उसके पास विकल्प होंगे, चाहे वो दोबारा सूचित करे, चाहे एड्रेस को सही करे, चाहे पार्सल को फ्री में डिलीवर करे। अगला है पोस्ट रस्तांते संबोधित जो भी मूल्यदेय वस्तुएं हैं उनके अधिकतम हिरासत में रखने की अवधि क्या होती है? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ। कितना होता है? 1 वीक। मैक्सिमम इसको 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। एज पर प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन डिस्क्राइब POG2 which type of article should not contain communication addressed to person other than addressee person living with him? कि जो हमने गाइड 2 में नियम पढ़ रखा है उस नियम के अनुसार निषेध और प्रतिबंध के अनुसार किस प्रकार के लेख प्राप्तकर्ता या उसके साथ रहने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य को नहीं संबोधित किया जा सकता। किसमें? जब हम बात करेंगे पत्र के बारे में, ठीक है, तो पत्र में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राप्तकर्ता या उसके साथ रहने वाले व्यक्ति के अलावा उस पत्र के अंदर अन्य व्यक्ति को कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन संबोधित नहीं होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आईटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ने किस प्रकार के आईटी क्वेश्चन पूछे थे? तो पहला पूछा था बीआई जो है वो किसका घटक था? VI मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर विच कंपोनेंट IT मॉडर्नाइजेशन? CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, FSI फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, या NI नेटवर्क इंटीग्रेटर। किसका पार्ट था? BI मतलब हमने आपको बार बार बताया कि BI जो था वो पार्ट था आपका CSI के अंतर्गत। CSI में और बहुत सारी चीजें थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेम द सिस्टम इंटीग्रेटर एम कंप्यूटराइजिंग PLI थ्रू वन प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किस सेगमेंट के माध्यम से हमने इंश्योरेंस को कंप्यूटराइज करना है? किसके माध्यम से? CIS मतलब कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन था। इसके अलावा अगला जो था वो था FSI फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर। अगला था कोर सिस्टम इंटीग्रेटर या रूलर सिस्टम इंटीग्रेटर। किसका उपयोग किया हमने? हमने उपयोग किया FSI का। बिल्कुल FSI का उपयोग करके हमने PLI को कंप्यूटराइज किया था। IT आधुनिकीकरण 2.0 के तहत संगठन में IT क्षमताओं के अधिकरण की स्थिति का ध्यान करना, भविष्य में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था कि एडवाइजर के रूप में IT 2.0 संबंधित किसको नियुक्त किया? भाई हमने इसके बारे में पहले भी देखा है और बताया था कि अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 2 सर्किल में मिला हमें, पिछले साल ही आया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना है। प्राइस वाटर हाउस प्राइवेट लिमिटेड PwC लंदन को हमने क्या किया है? सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है कि इससे रिलेटेड जो भी आगे भविष्य में कोई जानकारी चाहिए होती है, कुछ सलाह चाहिए होता है, तो वो हमें कंपनी जो है ये सलाह देगा। साइलो IT मॉडर्नाइजेशन एम प्रिपरेशन ऑल द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट इनेबल फंक्शन इफेक्टिव इन IT इन्वायरमेंट। कि IT आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाना कर्मचारियों को किसका उद्देश्य था? CSI का नहीं था, FSI का नहीं था, चेंज मैनेजमेंट का था।
चेंज मैनेजमेंट सबसे कम कॉस्ट था, सबसे कम खर्चा इस पर हुआ था, सबसे ज्यादा किस पर हुआ था, आइडियली रूप से सबसे पहले कौन सा आया, पूरी तरीके से सबसे पहले कौन सा लॉन्च हुआ, जितनी बातें हैं हमने सब की हुई है, सबको आपको याद कर लेना है। SDMS मतलब हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, CSI से रिलेट करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। CSI में बहुत सारे फंक्शन हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि बाकी फंक्शन भी आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से याद तो होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का पूछा है, अ सोल इन कोर बैंकिंग सोल्यूशन CBS सब ऑफिस लेआउट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लेआउट, सर्विस आउटलेट, विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर सी करेक्टेड। कि हर एक एसओ को हमने क्या किया हुआ है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए एक सोल आईडी दी हुई है, ठीक है। एचओ को एसओ को हमने क्या किया हुआ है, एक सोल आईडी दी हुई है, और सोल का मतलब होता है सर्विस आउटलेट। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर इज द डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शनिंग फॉर इंडिया पोस्ट? दिल्ली, नवी मुंबई, बंगलोर, पीटीसी, मैसूर। डिजास्टर रिकवरी सेंटर इज लोकेटेड पीटीसी मैसूर। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, NISG IT मॉडर्नाइजेशन एक्सपांड। NISG को एक्सपांड करिए, कौन सा सही है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट इज राइट आंसर इज सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। टोल फ्री नंबर, ATM, डेबिट कार्ड, SMS बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ग्रेवियंस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 1800425240। बी इज राइट आंसर। एक और नंबर है ना, ये तो ATM वाला हो गया, एक और कमेंट कर दो किसी को याद है तो, उसको भी थोड़ा रिवीजन कर लो, वो भी रिवीजन हो जाए। दोनों नंबर याद करना है। जनरल को इंक्वायरी करना है तो आपको याद करना कौन सा नंबर, ATM डेबिट कार्ड के लिए ये नंबर हो गया। देखिए कौन सा नेटवर्क हम यूज करते थे IT आधुनिकीकरण 1.0 में। अंडर IT आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट 1.0 पोस्ट ऑफिस हैज बीन इंटरकनेक्टेड विच टाइप ऑफ नेटवर्क, मैन, बैन या पैन? कौन सा नेटवर्क था? वैन था। कितने बार क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरदेशीय स्पीड पोस्ट लेख की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा क्या है? 1000 स्पीड पोस्ट चार्ज है, डबल द स्पीड पोस्ट, या 300 SDR? कितना है भाई? जैसे डिले हुआ है तो डिले की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका उत्तर हो जाएगा आपका स्पीड पोस्ट चार्ज। डिले में केवल स्पीड पोस्ट चार्ज देते हैं ना, डिले में केवल स्पीड पोस्ट चार्ज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड स्पीड पोस्ट बिजनेस पोस्ट पार्सल ट्रीटेड लॉस्ट फ्रॉम डेटा बुकिंग? कब से हम उसे ट्रीट करेंगे कि इसे हम खोया हुआ मानेंगे? कोई स्पीड पोस्ट बिजनेस पोस्ट पार्सल है तो 30 day from date of booking, from date of receipt complaint, whichever is later. Which one is corrected? बिल्कुल लेट होने पर डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज, टोटल में 1000 जो कम होगा वो दिया जाता है। 32 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 30 days डेट ऑफ बुकिंग फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट कंप्लेन विच एवर इज लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 है। 33 है, सर्विस स्टैंडर्ड डिलीवरी स्पीड पोस्ट फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी फॉर लोकल आर्टिकल 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 4 to 5। कोई भी आर्टिकल है जिसका हमने लोकल वितरण करना है उसका समय अवधि क्या हो जाता है? समय अवधि होता है 1 से 2 दिन। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको 1 से 3 दिन किस कंडीशन में है, 1 से 4 दिन किस कंडीशन में है, 1 से 5 कब है, ये सब बातें आपको याद करनी है। रेट ऑफ डिस्काउंट स्पीड पोस्ट बुकिंग वा कस्टमर विंग डेली रेवेन्यू 1000 में तो कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो नो डिस्काउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 34 का डी हो जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। 500 SDR का कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल है तो कौन सा फॉर्म उपयोग करना है? विच आर द फॉलोइंग कस्टम फॉर्म यूज इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल हैविंग वैल्यू 500 SDR? नो कस्टम फॉर्म इज रिक्वायर्ड। CN22, CN23, PB50। कौन सा उपयोग करेंगे? 23 का उपयोग करेंगे
क्योंकि 300 से ऊपर के लिए हम 23 का ही उपयोग करते हैं। टू स्टेटमेंट गिवन, फर्स्ट इज डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल मैक्सिमम वेट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल मैक्सिमम वेट। Both speed post article maximum weight is 35. Which one is corrected? Is right answer is C, 35 and 35. अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमरेटिव स्टाम्प पोस्टेड देयर इन अ मिनिस्टर सीट रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट राम जन्मभूमि टेम्पल? 4, 5, 6, 7। इसके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा साइड पे जाकर ध्यान देना पड़ेगा। कॉमरेटिव स्टाम्प जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि राम जन्मभूमि पे 6 कॉमरेटिव स्टाम्प जो है जारी किए गए थे। दीनदयाल स्पर्श योजना में स्पर्श का फुल फॉर्म पूछा था तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड एंड रिसर्च स्टाम्प एज हॉबी है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है और ये स्टाम्प से रिलेटेड है, ये भी बात आपको ध्यान रख लेना है। हर एक सर्किल इसका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर ईयर में कंडक्ट करता है। 39 है, माई स्टाम्प वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फिलाटेली एग्जीबिशन 2010, इंडिपेक्स 2010, इंडिपेक्स 2011, इंडिपेक्स 2012, इंडिपेक्स 2014। माई स्टाम्प भारत में पहली बार पेश किया गया था, ये कब? 2010 इंडिपेक्स, 2011 इंडिपेक्स 2011 के दौरान माई स्टाम्प पहली बार पेश किया था। माई स्टाम्प के बारे में हमने देखा था कि इस पर जो है आपको जो भी कस्टमर थोक वाले रहेंगे उनको कम से कम 5000 का क्वांटिटी जो है देना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन माई स्टाम्प का टिकट निकलवा सकता है। व्हिच अथॉरिटी रिसीव साइलेंट पीओएसबी अकाउंट रेस्पेक्टिव एचओ इज राइट आंसर। जो भी खाते पीओएसबी के बंद होते हैं, ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं, 3 साल तक लेन देन नहीं किया, तो उनको कौन चालू करता है? उनको चालू करता है एचओ। एचओ को ही इसका पावर दिया गया है। दिस रिकॉर्ड सर्व रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क एक्चुअली वर्क ऑन एनी गिवन डे। पर्टिकुलर उस दिन जो क्लर्क है वो क्या काम करेगा, क्या काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में या किस ब्रांच में काम कर रहा है, ये तय करता है नॉमिनल रोल। ऑर्डर बुक नॉमिनल रोल, मेमो डिस्ट्रीब्यूशन पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक। नॉमिनल रोल होता है MS-12। MS-12 किसी क्लर्क के वास्तविक दिन में किए गए काम को दर्शाता है। ठीक है, किए गए काम को दर्शाता है, याद कर लीजिएगा। केंद्र सरकार सेवा के अधिकारी जिसको संबोधित OIGS वाला एक आर्टिकल जिसमें उसका नाम और पदनाम शामिल होता है। जो भी आर्टिकल सरकारी होते हैं, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस के होते हैं, वो हमेशा पद के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, बड़े डाकघरों में बैंक या टाउन एसओ से पैसे लाने ले जाने का काम कौन करता है? पोस्टमैन का बीट का पोस्टमैन करता है। अदर जो भी रहेंगे, हेड पोस्टमैन करता है, बिल्कुल हेड पोस्टमैन करता है। हेड पोस्टमैन की जिम्मेदारी होती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो प्रधान डाकिया होता है, बैंक से कैश का आदान प्रदान करना, पोस्ट ऑफिस से कैश को बैंक तक पहुंचाना, ये उसका मेन ड्यूटी में आता है। इसके अलावा उसकी मेन ड्यूटी में कोई पोस्टमैन अनुपस्थित है तो उसके जगह में काम करना, जो भी काम हो रहे हैं जैसे अन्य डाकियों के द्वारा किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करना, इसके अलावा EMO का वेरिफिकेशन करना, ये हेड पोस्टमैन कर सकता है। नो पोस्टमैन इज परमिटेड टू रिसीव डिलीवरी इंश्योर आर्टिकल ग्रेटर देन 100, 500, 1000, 5000। विच वन इज करेक्टेड? किसी भी पोस्टमैन को डिलीवरी के लिए इससे अधिक बीमा का रसूद देने का अनुमान नहीं है। जैसे 500 से ज्यादा है, 500 का लिमिट है, 500 से ज्यादा जो है वो उसकी डिलीवरी विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस की जाती है। 45 में जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रख लेना है कि एक SP ऑर्डर जारी किया गया है 2024 में जारी किया गया, 25 तो अभी चल रहा है, 25 का तो नहीं पूछेगा, 24 का SP ऑर्डर पूछेगा। और उस SP ऑर्डर में ये बेसिक क्लियर कर दिया गया है कि आपको ध्यान रखना है कि अभी सभी प्रकार के खाते जो हैं वो इंटरनेट बैंकिंग से खोले जा सकते हैं और बंद किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि पिछले साल के हिसाब से क्वेश्चन सही था, लेकिन इस साल के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि SP ऑर्डर 9 आप जाके देखिएगा, SP ऑर्डर 9 नहीं था,
अब एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल 10 एसबी ऑर्डर हैं, वहां पर आपको एक देखने को मिलेगा, मैंने एक चार्ट बना के दिया है और चार्ट में आपको देखने को मिलेगा सभी प्रकार के खाते जो पीएसबी स्मॉल सेविंग स्कीम है उस पर सभी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोले भी जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। पिछले साल के हिसाब से बिल्कुल धनेंद्र का उत्तर सही है। जैसे MIS हो गया, SCSS हो गया, इन खातों को आप खोल तो सकते थे लेकिन बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी सारे खाते खोले भी जाएंगे और बंद भी किए जाएंगे। Which of the following show station and that mail hour which mail are received dispatch also detail mail what case they will be closed in transit bag? कौन सा एक फॉर्म है जो दर्शाता है स्टेशन मेल कार्यालय के घंटों को, जहां मेल प्राप्त किए जाने हैं उसको, साथ ही मेल का विवरण दर्शाता है और कब उन्हें ट्रांजिट बैग में बंद करना है वो भी दर्शाता है। कब दर्शाता है, कौन सा है? जैसे हमने बोला कि ड्यू मेल लिस्ट सेक्शन का वो दर्शाता है, ए ऑर्डर जो जारी करते हैं वो दर्शाता है, इसके अलावा सॉर्टिंग लिस्ट दर्शाता है, टीबी ऑर्डर दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? तो ड्यू मेल लिस्ट जो सेक्शन का होता है वो दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्टेशन मेल कार्यालय के घंटे, मेल प्राप्त करने हैं, मेल भेजे जाने हैं, साथ ही मेल का विवरण दर्शाता है। ट्रांजिट बैग में कब बंद करना है वो भी दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो, मेल कार्यालय छोड़ने से पहले मेल एजेंट के अंतिम कर्तव्यों के संबंध में यदि कोई अगला सेट कार्यालय कक्ष को बंद करने के बाद उसे चाबी किसे सौंपनी चाहिए? अगर यदि अगला सेट है उसकी ड्यूटी खत्म हो गई तो हमने ऑफिस को बंद, कार्यालय को जो ब्रांच रहेगा उसको बंद करने के बाद चाबी हमें किसे सौंपनी है? रिटेन पर्सनल कस्टडी, हैंडओवर, चार्ज ऑफिसर, इज रिलीवर, ASRM या रिकॉर्ड ऑफिसर। किसको सौंपेगा? रिलीवर को सौंपेगा। जब उसका अगला सेट चार्ज लेने वाला है तो ये हम जो चाबी है वो हमने किसको? रिलीवर को देंगे। ठीक है। इन पोसेशन इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सेफ कस्टडी सॉर्टिंग मेल ऑफिस। बीमा सील हमेशा हेड सॉर्टर की जिम्मेदारी होती है और इसकी अभिरक्षा में होना चाहिए, और कुछ होता है तो इसको ही जिम्मेदार हम ठहराएंगे। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, विदेश डाक की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट। फॉरेन पोस्ट अप्लाइज पोस्टल सर्विस विच डू नॉट कम विद इन डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट। कि विदेश डाक उन डाक सेवा पर लागू होता है जो अंतर्देशीय डाक के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा, विदेश पोस्ट विदेशी सरकार द्वारा प्रशासनिक है। तीसरा, A एंड B दोनों। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। विदेश डाक का परिभाषा जो उपयुक्त होता है वो होता है आपका फॉरेन पोस्ट अप्लाइज पोस्टल सर्विस डू नॉट कम विद इन डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द कस्टम कंट्रोल प्राइमरी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ एंट्री एग्जिट फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑल ऑफ द अबव। सीमा शुल्क नियंत्रण प्रवेश के बिंदु पर, निकासी बिंदु पर, विदेश डाकघर में, ये सभी जगह में किया जाता है। कौन सा उत्तर? ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर करेक्ट है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मध्य प्रदेश सर्किल का आज वीडियो किया है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।